नमस्कार, जय श्री राम। मैं अजीत सिंह, हिंदुस्तान लॉ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एविडेंस एक्ट के बारे में जानेंगे। एविडेंस एक्ट की प्रारंभिक पृष्ठभूमि क्या है, हम लोग इसको जानेंगे। जब भारत में एविडेंस एक्ट लागू नहीं हुआ था तब कैसे काम चलता था, इसको जानेंगे। और एविडेंस एक्ट लागू होने के बाद की क्या स्थिति है, इसको जानेंगे। तो आइए जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो साक्ष्य का क्या मतलब होता है? साक्ष्य का मतलब होता है अस्पष्ट हो जाना, अस्पष्ट होना। साक्ष्य का मतलब अस्पष्ट होना, अस्पष्ट होना। ये आंग्ल के एविडेंसिया से बना है, लैटिन भाषा के एविडेंसिया से बना है, एविडेंसिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट हो जाना, बी क्लियर, बी क्लियर यानी स्पष्ट हो जाना। साक्ष्य का मतलब स्पष्ट हो जाना, बी क्लियर। साक्ष्य विधि की एक सूक्ति है, उस सूक्ति में बताया गया है नाचे संदेहे दंड कुर्यात्, अर्थात जब तक संदेह हो तब तक दंड नहीं दिया जा सकता है। इस सूक्ति से स्पष्ट होता है कि संदेह से परे मामले को साबित करना आवश्यक है, और जैसे ही मामले को संदेह से परे साबित किया जाएगा वैसे ही वो मामला स्पष्ट हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका होगा कि एविडेंस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट हो जाना। क्या सूक्ति बताया था? नाचे संदेहे दंड कुर्यात्, अर्थात जब तक संदेह हो तब तक दंड नहीं दिया जा सकता, मतलब मामले को स्पष्ट करना होगा। तो साक्ष्य का मतलब क्या निकल करके आया? स्पष्ट होना। ये लैटिन भाषा के एविडेंसिया से बना है, जिसका मतलब होता है बी क्लियर, स्पष्ट हो जाओ। अब आइए जानते हैं कि जब 1872 में एविडेंस आया तो इसके पहले की क्या स्थिति थी। इसके पहले भारत में हिंदू काल में, हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल। भारत को हम 3 पीरियड्स में अगर डिवाइड करें तो हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। और अगर हम हिंदू काल की बात करें तो हिंदू काल में धर्म ग्रंथों के आधार को माना गया था। धर्म ग्रंथों को आधार बना करके फैसले दिए जाते थे साक्ष्य विधि आने से पहले, यानी धर्म ग्रंथों को आधार बनाया गया था, धर्म ग्रंथों को आधार बनाया गया था। और इस धर्म ग्रंथ में 4 प्रकार के साक्ष्य का वर्णन किया गया था। पहला लेख, जिसे दस्तावेज कहा जाता है। दूसरा मौखिक, और तीसरा कब्जा, और चौथा दैवी परीक्षा। मतलब हिंदू काल में धर्म ग्रंथों को आधार बना करके फैसले दिए जाते थे, और धर्म ग्रंथों को आधार बनाया गया था तो 4 प्रकार के साक्ष्य लिए जाते थे। पहला लेख यानी दस्तावेज, दूसरा मौखिक, तीसरा कब्जा, चौथा दैवीय परीक्षा। ये हिंदू काल की बात थी। और अगर हम मुस्लिम काल की बात करें, मुस्लिम काल में कुरान को आधार बनाया गया था। कुरान को आधार बनाया गया था क्योंकि कुरान में इंसाफ यानी न्याय पर बहुत जोर दिया गया था, इसलिए ये लोग कुरान को मानते थे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मुस्लिम काल आया तो भी तो हिंदू थे। उस टाइम पे जहां पे हिंदू शासन हुआ करता था वहां पे हिंदू धर्म ग्रंथ माने जाते थे, और जो मुसलमानों के अधीन हुआ करता था राज्य, वहां पे कुरान को माना जाता था। मतलब हिंदू का धर्म ग्रंथ और कुरान दोनों एक साथ चल रहे थे, कोई अस्पष्ट विधि साक्ष्य को लेकर के नहीं थी। फिर ब्रिटिश काल आता है, और ब्रिटिश काल में
साक्ष्य विधि के लिए सुधार किया जाने लगा और 1835 ईस्वी में अधिनियम संख्या 10 के जरिए साक्ष्य हेतु एक विधि प्रतिपादित की गई, जिसके हिसाब से मामले का निपटारा किया जाने लगा। फिर 1835 से लगा करके लगातार 20 वर्षों तक 11 बार साक्ष्य विधि विधानमंडल द्वारा पारित की गई। यानी 1835 से लगा करके 20 वर्षों तक कुल 11 बार साक्ष्य विधि को अधिनियमित किया गया, किंतु ये जो अधिनियमित किया गया ये बहुत ही अस्पष्ट था और अनुपयुक्त साबित हुआ। उसके बाद द्वितीय अगर विधि आयोग की बात करें, सेकंड विधि आयोग की अगर हम बात करें, सेकंड विधि आयोग 1855 में साक्ष्य अधिनियम संख्या 2 के जरिए साक्ष्य विधि को पुनः से प्रतिपादित किया, जो उपयुक्त थी, इन सबसे ज्यादा उपयुक्त थी, किंतु उस प्रकार से देश की परिस्थितियों के हिसाब से यह फिट नहीं थी और पुनः ब्रिटिश काल में ही तृतीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता में सर हेनरी मैन की अध्यक्षता में तृतीय विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा एक साक्ष्य विधि प्रतिपादित किया गया, किंतु ये विधि भी असफल रही, जिसके पश्चात 1871 ईस्वी में सर जेम्स फिट्ज स्टीफेन द्वारा साक्ष्य विधि को प्रतिपादित किया गया। इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया 1871 में सर जेम्स फिट्ज स्टीफेन द्वारा एक साक्ष्य विधि पारित किया गया, जिसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा गया, और यही 15 मार्च 1872 को बन करके तैयार हुआ और 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। यानी एविडेंस एक्ट का जन्म कैसे हुआ, ये बात हम लोग समझ गए कि हिंदू काल में एविडेंस एक्ट नहीं था तो धर्म ग्रंथ को आधार बनाया गया था, मुस्लिम काल में एविडेंस एक्ट नहीं था तो कुरान और शरिया को आधार बनाया गया था, ब्रिटिश काल में एविडेंस एक्ट बनाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। पहला प्रयास 1835 ईस्वी में अधिनियम संख्या 10 के जरिए किया गया। इसके बाद लगातार 20 वर्षों तक 11 बार विधानमंडल में साक्ष्य के लिए विधि पारित की गई। फिर दूसरा प्रयास 1855 में किया गया अधिनियम संख्या 2 के जरिए। ये सब फेल होते रहे क्योंकि देश की परिस्थिति के हिसाब से ये सारी विधियां फिट नहीं थी। फिर तृतीय विधि आयोग सर हेनरी मैन की अध्यक्षता में 1868 में गठित होता है और एक साक्ष्य विधि प्रतिपादित करती है ये आयोग, किंतु ये भी असफल रहता है। फिर इसी प्रयास के क्रम में 1871 में सर जेम्स फिट्ज स्टीफेन द्वारा साक्ष्य विधि का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जो 15 मार्च 1872 को तैयार होता है और 1 सितंबर 1872 को लागू होता है, और इसी विधि का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब 1872 में साक्ष्य अधिनियम का जन्म हो गया है। अगर हम लोग एक चीज़ बात करें कि जो सर जेम्स फिट्ज स्टीफन ने ड्राफ्ट तैयार किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इनको आइडिया कहाँ से मिला, इनको मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्योंकि इतने प्रयास 1835 में, फिर लगातार 20 वर्ष तक 11 बार किए गए, फिर 1855 में किए गए, फिर 1868 में किए गए, सारे प्रयास असफल रहे। तो फिर सर जेम्स फिट्ज स्टीफन ने कहाँ से इसे तैयार किया, कहाँ से आइडिया मिला, कहाँ से मोटिवेशन मिला? तो एक बुक है टेलर्स डाइजेस्ट ऑन लॉ ऑफ एविडेंस, टेलर्स डाइजेस्ट ऑन लॉ ऑफ एविडेंस। इसी बुक से इनको आइडिया मिला, इसी बुक से इनको मोटिवेशन मिला, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ड्राफ्ट ये कर पाए।
इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर हम साक्ष्य अधिनियम में आगे चर्चा करें, साक्ष्य अधिनियम के प्रकृति के बारे में चर्चा करें, तो ये किस प्रकृति की है? लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी का क्या मतलब होता है वो भी हम लोग जान लें। यानी साक्ष्य अधिनियम के प्रकृति की अगर हम बात करें, प्रकृति की बात करें तो 2 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। पहली विधि बताई गई है 2 प्रकार की होती है, पहली लेक्स फोरी और दूसरा लेक्स लोसी। लेक्स फोरी को देशीय विधि भी कहा जाता है। देशीय विधि, ये देशी विधि होती है। देशी विधि ऐसी विधि जो पूरे देश पर लागू हो, पूरे राष्ट्र पर लागू हो, वही देशी विधि है। लेक्स लोसी का मतलब होता है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि जो किसी विशेष स्थान या विशेष राज्य पर लागू होता है, जैसे यूपी रेवेन्यू एक्ट, ये स्थानीय विधि है। और लेक्स फोरी का मतलब होता है जो पूरे देश पर लागू हो। और लेक्स फोरी विधि पूरे देश पर लागू होती है। दूसरा इसकी विशेष बात यह है कि जिस देश में मुकदमा चलता है उस देश की विधि मानी जाती है, ना कि जिस देश में घटना घटित हो वहाँ की विधि। एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दोनों भारत में संविदा करते हैं, भारत में संविदा करते हैं, और इस संविदा के क्रम में फ्रांस की अदालत में मुकदमा चले। तो अब बताइए कि संविदा तो भारत में हुआ था, मुकदमा फ्रांस की अदालत में चल रहा है, तो विधि भारत की मानी जाएगी कि फ्रांस की? फ्रांस की विधि मानी जाएगी, क्योंकि ये लेक्स फोरी विधि है। यही लेक्स फोरी होता है कि जिस देश में मुकदमा चले उस देश की विधि को माना जाए, ना कि जहाँ पर घटना घटित हुआ था। तो इसकी पहली खास बात क्या निकल के आई कि लेक्स फोरी विधि है प्रकृति से। लेक्स फोरी विधि है, और लेक्स फोरी का मतलब पूरे देश पर लागू है। जिस देश में मुकदमा चले वहाँ की विधि मानी जाएगी, ना कि जहाँ घटना घटित हुआ वहाँ की विधि। अगर इसके दूसरे नेचर की हम बात करें तो विधि को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक मौलिक विधि और दूसरा प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि, तो एविडेंस एक्ट मौलिक विधि है कि प्रक्रियात्मक विधि? मौलिक विधि का मतलब होता है जो हमारे अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करे, हमारे अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करे, वो मौलिक विधि है। हमारे अधिकार को बताए, हमारे कर्तव्य को बताए, वो मौलिक विधि है। और इसी अधिकार और कर्तव्य को जो लागू करवाए वो प्रक्रियात्मक विधि है। यानी प्रक्रियात्मक विधि क्या करती है? हमारे अधिकार और कर्तव्यों को लागू करवाती है। और मौलिक विधि क्या करती है? हमारे अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करती है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि एविडेंस एक्ट एक प्रक्रियात्मक विधि है, ना कि मौलिक विधि, क्योंकि ये हमारे अधिकार और कर्तव्यों को लागू करवाती है। तो दूसरा अगर इसके नेचर की बात करें तो ये प्रक्रियात्मक विधि है। प्रक्रियात्मक विधि, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। लेकिन एक खास बात इसमें यह है कि इस प्रक्रियात्मक विधि में भी कुछ विषय सारवान यानी मौलिक विधि के भी सम्मिलित हैं, जैसे विबंध। जैसे क्या? विबंध। विबंध जो 115 से 117 तक है, धारा 115 से लगा करके 117 तक है। विबंध कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को उसके अधिकार की बात करने से रोकता है। कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को उसके अधिकार की बात करने से रोकता है। जब किसी व्यक्ति को उसके अधिकार की बात करने से रोक दिया जाएगा तो ये प्रक्रियात्मक विधि कैसे हो पाएगी? तब तो ये मौलिक विधि हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहा कि इसमें कुछ अंश मौलिक विधि के भी सम्मिलित हैं, जैसे विबंध, क्योंकि किसी एक विशेष परिस्थिति में कुछ व्यक्ति को उसके अधिकार की बात करने से निवारित करता है। इसलिए इसमें विबंध एक ऐसा अध्याय है जो मौलिक विधि का अंश है। मतलब ये प्रक्रियात्मक विधि होते हुए भी इसमें मौलिक विधि का एक अंश सम्मिलित है। एक अपवाद है विबंध।
ये एग्ज़ाम में अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा अध्याय है या ऐसा कौन सा सेक्शन है जो एविडेंस एक्ट में होते हुए भी, प्रक्रियात्मक विधि होते हुए भी मौलिक विधि का अंश है, तो कौन सा है? विबंध है। मतलब अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए कि साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि है फिर भी उसमें मौलिक विधि सम्मिलित है, वो मौलिक विधि कौन सी है, तो क्या बताएंगे? विबंध। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, तो इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 3 भाग हैं, 11 अध्याय है और 167 धारा है। 3 भाग, 11 अध्याय, 167 धारा में हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम वर्णित है। इसमें एक एक भाग को हम लोग जान लें, एक एक अध्याय का नाम हम लोग जान लें और किस अध्याय में कितनी धारा है ये जान लें। मान लीजिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। पहले भाग का नाम है तथ्यों की सुसंगति। पहले भाग का नाम है तथ्यों की सुसंगति। तथ्यों की सुसंगति। दूसरे भाग का नाम है सबूत। और तीसरे भाग का नाम है साक्ष्य पेश किया जाना और उसका प्रभाव। साक्ष्य पेश किया जाना और उसका प्रभाव। मतलब 3 भाग है। पहला भाग है तथ्यों की सुसंगति, दूसरा भाग है सबूत, तीसरा भाग है साक्ष्य पेश किया जाना और उसका प्रभाव। मतलब आप सबूत देंगे तो सबूत का क्या प्रभाव है तीसरे भाग में। दूसरे भाग में आपने सबूत दिया तो तीसरे भाग में क्या है कि सबूत का क्या प्रभाव निकला। पहले भाग में 2 अध्याय हैं, पहला और दूसरा। पहले भाग में 2 अध्याय हैं, पहला और दूसरा। पहला अध्याय कौन सा है? प्रारंभिक। और दूसरा कौन सा है? तथ्यों की सुसंगति के विषय में। तथ्यों की सुसंगति के विषय में। और दूसरे भाग में कितने अध्याय हैं? अध्याय 3 से लगा करके 6 तक। और तीसरे भाग में कितने अध्याय हैं? 7 से लगा करके 11 तक। और अगर हम दूसरे भाग के अध्याय का नाम जाने तो अध्याय तीसरा क्या है? ऐसे तथ्य जिनका साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक नहीं है। साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक नहीं। तीसरा अध्याय है। और चौथा कौन सा अध्याय है? चौथा अध्याय के बारे में बता रहा है मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य। 5वां दस्तावेजी साक्ष्य। और छठा कौन सा है? मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। और इधर अगर हम बात करें 7 से 11 में, तो इसमें 7वां कौन सा अध्याय है? सबूत का भार। और 8वां कौन सा अध्याय है? विबंध। 9वां साक्ष्यों के विषय में। 10वां साक्ष्यों के परीक्षा के विषय में। साक्ष्यों के परीक्षा के विषय में। और 11वां साक्ष्य का
अनुचित ग्रहण और अग्रहण, साक्ष्य का अनुचित ग्रहण और अग्रहण। ये 11 अध्याय है। पहला अध्याय है प्रारंभिक, दूसरा तथ्यों की सुसंगति के विषय में। अब जब तथ्यों की सुसंगति के विषय में हो गया, प्रारंभिक हो गया, तब ये माइंड में बात आनी चाहिए कि क्या सभी तथ्यों का साक्ष्य पेश किया जाता है? तो जवाब आएगा नहीं, आवश्यक नहीं है। तो तीसरा अध्याय हो गया कि ऐसे तथ्य जिनका साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक नहीं। फिर बात माइंड में आनी चाहिए कि साक्ष्य किस प्रकार से पेश किया जा सकता है। तो चौथा अध्याय बन गया मौखिक और पांचवा बन गया दस्तावेजी साक्ष्य। फिर माइंड में बात आनी चाहिए कि मौखिक, जब दस्तावेजी साक्ष्य हम दे देंगे तो क्या उस दस्तावेजी साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य से हम काट सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। तो छठवां चैप्टर बना मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। मतलब ये 3 अध्याय एक जैसे हैं। मतलब साक्ष्य कैसे दिया जाता है, यही साक्ष्य कैसे दिया जाता है? तो जवाब आएगा मौखिक दिया जाता है, दस्तावेजी दिया जाता है। और दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया गया है तो फिर मौखिक साक्ष्य से उसे काटा नहीं जा सकता है। तो छठा अध्याय बन गया मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। मतलब ये 3 अध्याय एक जैसे हैं और इधर के 3 एक जैसे हैं। अब 7वां है सबूत का भार, 8वां विभंत, 9वां साक्षियों के विषय में। और जब साक्षी के विषय में बात होगी तो उनके परीक्षा के भी विषय में बात होगी। तो 9वां, 10वां, 11वां एक जैसे हैं। 9वां कहता है साक्षियों के विषय में, तो 10वां कहता है साक्षियों के परीक्षा के विषय में। और फिर 11वां कहता है कि अगर साक्ष्य का अनुचित ग्रहण हो गया है या ग्रहण हो गया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब 3+3 का कॉन्सेप्ट है। ये 3 एक जैसे, ये 3 एक जैसे। इस 3 में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? 4, 5, 6। 4 में क्या कहता है? मौखिक साक्ष्य। और 5 में क्या कहता है? दस्तावेजी साक्ष्य। और 6 में क्या कहता है? मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। और इधर 3 के बारे में बात करें, 7वां, 8वां, 9वां, तो 7वां, 9वां, 10वां, 11वां इधर 3 एक जैसे हैं। तो 9वें में क्या कहता है? साक्षियों के विषय में। और 10वां साक्षियों के परीक्षा के विषय में। और 11वां साक्ष्य का उचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। मतलब साफ है कि अगर हम पहला चैप्टर हर एक एक्ट का प्रारंभिक होता है, प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभिक है। दूसरा कह रहा है तथ्यों की सुसंगति के विषय में। फिर यहाँ से आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि क्या सभी तथ्य के साक्ष्य देने आवश्यक हैं? तो जवाब आएगा नहीं। तो तीसरा चैप्टर है साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक नहीं है। फिर माइंड में बात आनी चाहिए कि क्या साक्ष्य हम दे रहे हैं तो किस प्रकार से दे सकते हैं? तो मौखिक तरीके से दे सकते हैं, दस्तावेजी तरीके से दे सकते हैं। और अगर दस्तावेजी तरीके से साक्ष्य दे रहे हैं तो उसको काटने के लिए मौखिक साक्ष्य हम नहीं दे सकते हैं। तो अगला अध्याय हो गया मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। अब बात ये माइंड में आनी चाहिए कि अगर हम साक्ष्य दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, तो सबूत का भार किस पर होगा? तो 7वां चैप्टर बन गया सबूत का भार। और बीच में एक फंसा दीजिए विबंध। फिर अगर हम सबूत दे रहे हैं, साक्षी को ला रहे हैं, तो उनके विषय में भी तो बताएंगे। तो 9वां अध्याय बन गया साक्षी के विषय में। और अगर साक्षी को हम कोर्ट में लाएंगे तो उनके परीक्षा के विषय में भी तो कुछ बताएंगे, कैसे उनकी परीक्षा होगी। तो 10वां बन गया साक्षी के परीक्षा के विषय में। और अगर साक्ष्य दे रहे हैं तो इसका अनुचित ग्रहण कर लिया जाए या ग्रहण कर दिया जाए तो क्या प्रभाव बनेगा। तो 11वां चैप्टर बन गया साक्ष्य का अनुचित ग्रहण और अग्रहण। अब जान लेते हैं कि किस अध्याय में कितने सेक्शन हैं। अगर पहले अध्याय की बात करें तो धारा 1 से 4 तक है। अब 4 यहाँ है तो यहाँ 5 से स्टार्ट होगा। तो दूसरे अध्याय में 5 से 55 तक है। अब 55 यहाँ है तो यहाँ पे 56 से स्टार्ट होगा, 56 से 58 तक। अब 58 यहाँ है तो यहाँ पर 59 से स्टार्ट होगा, 59 से 60 तक। अब 60 यहाँ है तो यहाँ 61 से स्टार्ट होगा, 61 से 90 का तक। अब 90 का यहाँ हो गया तो 91 से यहाँ स्टार्ट होगा, 91 से 100 तक। और 100 यहाँ पर है तो यहाँ पर 101 से स्टार्ट होगा, 101 से 114 का तक। अब अगर 114 का तक यहाँ है तो यहाँ 115 से स्टार्ट होगा, 115 से 117 तक।
117 अगर यहाँ है तो यहाँ 118 से स्टार्ट होगा 134 तक, 134 यहाँ है तो यहाँ 135 से स्टार्ट होगा 166 तक, और लास्ट के चैप्टर में मात्र एक धारा है 167। इस तरीके से पहला अध्याय धारा 1 से 4 तक है, दूसरे अध्याय में 5 से 55 तक है, तीसरे में 56 से 58 तक है, चौथे में 59 और 60 दो धारा है, पाँचवें में 61 से 90 का तक है, छठवें में 91 से 100 तक है, और सातवें में 101 से 114 का तक है, आठवें में 115 से 117 तक है, नौवें में 118 से 134 तक है, 10वें में 135 से 166 तक है, और 11वें में मात्र एक धारा है 167। तो सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? दूसरा अध्याय है जिसमें 5 से 55 तक धारा है, और सबसे छोटा कौन सा है? 11वां है। इस तरह से इसका एक डायग्राम बन गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम इसके उद्देशिका की बात करें तो साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका क्या थी, क्या उद्देश्य था इसे पारित करने का? उद्देशिका के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि इस एक्ट को पारित करने के पीछे क्या उद्देश्य था। उद्देशिका, उद्देशिका, इसकी उद्देशिका में 3 बातें वर्णित हैं। पहला, साक्ष्य विधि को समेकित करना, परिभाषित करना तथा संशोधित करना। समीचीन है। मतलब उद्देशिका में क्या बताया गया कि इस विधि को समेकित किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा तथा समय समय पर संशोधित किया जाएगा। उद्देशिका का क्या मतलब होता है? उद्देशिका का मतलब ये होता है, उद्देशिका से हम लोग ये समझ पाते हैं कि इस अधिनियम को पारित करने के पीछे विधानमंडल का उद्देश्य क्या था, यानी उद्देशिका के जरिए अधिनियम पारित होने का उद्देश्य क्या था, ये हम लोग जान पाते हैं। तो इसकी उद्देशिका में 3 बातें हैं। पहला है समेकित करना। समेकित का मतलब साक्ष्य के जितने नियम हैं इस साक्ष्य विधि में एकत्रित किए जाएंगे। समेकित का मतलब एकत्रित करना, मतलब जितने भी साक्ष्य विधि संबंधित नियम हैं इसमें एकत्रित किए जाएंगे। परिभाषित का मतलब है कि कुछ तथ्यों की इसमें परिभाषा दी जाएगी। संशोधित का मतलब है कि समय समय पर इसमें संशोधन किया जाएगा। उसी क्रम में आज तक इसमें 10 बार संशोधन हो चुका है। तो ये इसकी उद्देशिका थी। उद्देशिका के बाद अगर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला बनता है कि ये अधिनियम बनकर कब तैयार हुआ था? तो बनकर तैयार हुआ था 15 मार्च 1872 को। लागू कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कब लागू हुआ था? तो 1 सितंबर 1872 को। ये यूपी पीसीएस जे 2016 में और उत्तराखंड जे 2012 में पूछा गया है। और तीसरा इससे सवाल बन करके आता है कि साक्ष्य विधि कौन सी विधि है? तो लेक्स फोरी विधि है। लेक्स फोरी मतलब देशीय विधि, जिस देश में मुकदमा चलेगा वहाँ की विधि, ना कि जिस देश में घटना घटित हुआ वहाँ की विधि। अगला सवाल बन के आता है कि ये किस टाइप की विधि है? तो प्रक्रियात्मक विधि है। प्रक्रियात्मक विधि है। प्रक्रियात्मक विधि का मतलब होता है जो हमारे अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करे, तो ये मौलिक विधि हो गई, और जो हमारे अधिकार और कर्तव्यों को लागू करवाए वही प्रक्रियात्मक विधि है। अगला सवाल पूछा जाता है कि प्रक्रियात्मक विधि होते हुए इसमें मौलिक विधि के अंश शामिल हैं, वो किस अध्याय में शामिल हैं? तो विबंध में शामिल हैं। विबंध के चैप्टर में शामिल है। विबंध, ये एविडेंस एक्ट प्रक्रियात्मक विधि है, किंतु विबंध क्या है? ये मौलिक विधि का अंश है। ये मौलिक विधि का अंश है। क्यों? क्योंकि ये कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को उसके अधिकार की बात करने से रोकता है। तो ये इतने सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे जे में हो चाहे एपीओ में हो। तो एक बार इसको हम लोग पूरी तरीके से रिकॉल कर लें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, साक्ष्य का मतलब होता है स्पष्ट हो जाना। ये एविडेंस एक्ट अपना
लैटिन भाषा के एविडेंसिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बी क्लियर, अर्थात स्पष्ट हो जाना। और अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम बात करें, मतलब जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियमित नहीं हुआ था, उसके पहले कैसे काम चलता था, तो पूरे भारत को 3 पीरियड्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहला था हिंदू काल। हिंदू काल में धार्मिक ग्रंथों को आधार बना करके फैसले दिए जाते थे, जो 4 प्रकार से थे: लेख, मौखिक, कब्जा, दैवी परीक्षा। और इस्लाम मुगल काल की बात करें, मुस्लिम काल की अगर हम बात करें, तो वो कुरान और शरीयत को माने थे। तीसरा प्रयास ब्रिटिश काल में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अधिनियमित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में पहला प्रयास 1835 में हुआ अधिनियम संख्या 10 के जरिए। फिर उसके बाद लगातार 20 वर्षों तक 11 बार विधानमंडल में पारित हुआ, किंतु असफल रहा। फिर तृतीय विधि आयोग सर हेनरी मैन की अध्यक्षता में 1868 में गठित हुआ, किंतु वो भी असफल रहा। फिर 1871 में जेम्स फिट्ज स्टीफेन द्वारा एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इनको आइडिया टेलर्स डाइजेस्ट ऑन लॉ ऑफ एविडेंस बुक से मिला था। फिर 15 मार्च 1872 को एविडेंस एक्ट तैयार हुआ और 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। इसमें 3 भाग हैं, 11 अध्याय हैं और 167 धारा है, जिसको हम लोग डिटेल से जान लिए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे हम लोग एक एक सेक्शन को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।